नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की जो उच्चतर माध्यमिक कक्षा है यानी इंटरमीडिएट, उसका व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के अंतर्गत हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो मॉड्यूल 7 पर हैं हम लोग, विपणन प्रबंध जिसका शीर्षक है। और इस मॉड्यूल में हम लोग पाठ 21 पढ़ रहे हैं। पाठ 21 का शीर्षक है विज्ञापन एवं विक्रय कला। तो जो पिछला पाठ था, एक पाठ हम इसका जो पहला भाग था हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने जो बात की थी, विज्ञापन की बात की थी कि विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन और प्रचार यानी कि एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी, इसमें क्या अंतर होता है। आपको मैंने बताया था कि जो मेन अंतर होता है विज्ञापन और प्रचार में, वो अंतर होता है पैसे को लेके, भुगतान को लेके। ठीक है ना। जो प्रचार होता है उसमें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ता, शून्य भुगतान होता है, जबकि विज्ञापन में आप पैसा देकर भुगतान कर कर अपना प्रचार या अपना प्रमोशन करवाते हैं। ठीक है, जो प्रायोजक होता है वो, उसको स्पॉन्सर बोलते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि आप हाई स्कूल का जो 15वां चैप्टर था जो कि विज्ञापन के ऊपर था, उसको देखकर आप ज़्यादा चीज़ें देख सकते हो। ठीक है ना। तो विज्ञापन के उद्देश्य फिर हमने देखे थे कि विज्ञापन किस उद्देश्य से किया जाता है। जो मेन उद्देश्य होता है विज्ञापन का, वो होता है आपके जो बिक्री है उसको बढ़ाना। फिर हमने विज्ञापन के लाभ के बारे में बात की थी कि विज्ञापन का क्या लाभ उपभोक्ताओं का होता है और क्या लाभ होता है जो उसके उत्पादक हैं वस्तुओं के, उनको, और क्या समाज को लाभ होता है। ये चीज़ें हमने देखी थी। सबसे लास्ट में हमने बात की थी कि विज्ञापन की सीमाएं क्या होती हैं, किस प्रकार से कुछ सीमाएं ऐसी थी कि हम लोग कई बार हमको सामान नहीं खरीदना होता है, फिर भी हम विज्ञापन के चक्कर में आके सामान खरीद लेते हैं। ठीक है ना। फिर वो हमारी कई तरीके से संस्कृति को भी चोट पहुंचाते हैं, कुछ ऐसे विज्ञापन भी होते हैं। ठीक है, तो ये विज्ञापन की सीमाओं में पड़ा था। आज हम बात करेंगे कि विज्ञापन के माध्यम क्या होते हैं। ठीक है, और फिर हम विक्रय कला के ऊपर जाएंगे। सेल्समैनशिप, कैसे आप सेलिंग करते हैं, कैसे चीज़ों को बेचते हैं, उसका क्या महत्व होता है विक्रय कला का। जो बेचने का जो हुनर है वो भी एक हुनर है, मतलब बेचना भी हर किसी को नहीं आता है। तो जो विक्रय कला होती है उसका क्या महत्व होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दे रहा हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको अब शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। अपने सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास हमारा इंस्टाग्राम आईडी तो है ही, इस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने जो कुछ सवाल हैं वो पूछ सकते हैं, कुछ शंकाएं हैं, किस तरीके से कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है कोई टॉपिक, वो भी हमसे बात कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, जो पहले मैंने आपको बताया था कि विज्ञापन में और प्रचार में क्या अंतर है। तो विज्ञापन और प्रचार में अंतर, आप ये एक वेब पेज है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, आप इंटरनेट सर्फिंग करते होंगे। इंटरनेट पर आप जब कोई पेज खोलते हैं ब्राउज़र में तो उसको वो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। इंटरनेट का जो वेब ब्राउज़र होता है उस पर खोल रखा है तो इसको सर्फिंग बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये एक वेबसाइट है बाइक देखो, ठीक है ना। तो इस बाइक देखो पे एक स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं ओला S1 स्कूटर की, जो कि एक नया स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाला है बाजार में। ठीक है ना, जो कि लॉन्च हो चुका है 15 अगस्त को। तो ये जो स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं, ये जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के नाम से जो पेज बना हुआ है, ये प्रचार है। ठीक है ना, इसके लिए कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिया है। ठीक है ना, ये पार्ट है प्रचार का। ठीक है, यहाँ क्लियर कर लिए, इसके लिए कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिया, बल्कि जो बाइक देखो वेबसाइट है वो इसको दिखा रही है। ठीक है ना, ताकि उसके जो इस वेबसाइट को देखने वाले जो इसके लोग होंगे, जो भी इससे जुड़े हुए होंगे बाइक देखो से, जो इस पर अपडेट लेते होंगे, उनको ओला S1 की स्पेसिफिकेशंस, उसके बारे में ये जानकारी दे रहा है ये पेज। साथ में आप यहाँ पे ये रिजर्व द रेवोल्यूशन, ठीक है ना, 8499, ये सब जो चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, नीचे इस जगह पे देख रहे हैं। ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब ऐड है, ये सब ऐड है, डिजिटल ऐड है। ठीक है ना, तो ये ऐड यानी कि विज्ञापन है। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं ये विज्ञापन है, और ये जो पेज है ये प्रचार का माध्यम है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रचार और विज्ञापन में क्या अंतर होता है। तो जो ये विज्ञापन आ रहा है, ठीक है ना, हल्का सा छोटा सा ऐड भी लिखा हुआ है। इस ऐड का मतलब है ये विज्ञापन है, इन दोनों में भी ऐड लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये नीचे जो मैंने आपसे बात करी इसमें भी, और ये भी ऐड लिखा हुआ है। तो ये सब इसके लिए कंपनी पे करती है, कंपनी पैसा देती है। हो सकता है इस वेबसाइट को देती हो,
ठीक है ना, ताकि वो अपना ये जो प्रचार है ये कर पाए, बता सके लोगों को कि केवल 499 में वो इस स्कूटर को बुक करा सकते हैं। ठीक है ना, बुक करा सकते हैं, है तो वैसे 1 लाख रुपए का ये, ठीक है ना, बुकिंग लेकिन 499 पर हो रही है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा और विज्ञापन और प्रचार के अंतर को समझ पाए होंगे। अब बात हम करेंगे विज्ञापन के माध्यम की। तो आज का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आज का लेक्चर। विज्ञापन के माध्यम जो होते हैं, वो पहला माध्यम समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, फिल्में और बाहरी विज्ञापन। तो विज्ञापन के माध्यम वो साधन होते हैं जिनके द्वारा उत्पाद या सेवा संबंधी संदेश जो विज्ञापन करने वाली फर्में हैं वो अपने जो टारगेट कस्टमर्स हैं उन तक भेजती है। ठीक है ना, तो जो उत्पादक हैं या जो फर्में हैं, जो फर्म हैं, ठीक है ना, जो माल बना रही हैं, वो अपना संदेश, ठीक है ना, संदेश किस तक भेजती हैं? जो संभावित ग्राहक हैं, ठीक है ना, जो भावी ग्राहक हैं, जो भावी ग्राहक हो सकते हैं, जो उनका माल खरीद सकते हैं, उन तक वो अपना जो संदेश है वो पहुंचाती है कि हमारा जो माल है ये बाजार में उपलब्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो ये इन सबको जो संदेश को पहुंचाने का काम करते हैं वो होते हैं विज्ञापन के माध्यम। विज्ञापन के माध्यम की द्वारा ही संदेश जो ग्राहक हैं उन तक पहुंच पाता है। और वो माध्यम कौन कौन से हैं? समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, फिल्में और बाहरी विज्ञापन। बाहरी विज्ञापन आपने कई बार निकलते हुए देखा होगा, होर्डिंग्स लगे रहते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, होर्डिंग लगे रहते हैं, पैम्पलेट आपने देखे होंगे, पैम्पलेट छपते हैं, ठीक है ना, वो बांटे जाते हैं, लोग खड़े होते हैं सड़क पे, आपको दे देते हैं कागज, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके हैं। या दीवारों पे पोस्टर चिपके हुए होते हैं, ठीक है ना, ये सब क्या है? ये सब बाहरी विज्ञापन के पार्ट है। ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला बात है समाचार पत्र। इससे तो आप मुझे लगता है वाकिफ ही होंगे, न्यूज़पेपर आपके घर में भी आता ही होगा। चूंकि हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग समाचार पत्रों को पढ़ता है, इसलिए ये विज्ञापन का एक बहुत अच्छा माध्यम है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जनसंख्या का एक बड़ा भाग उसको पढ़ रहा है, तो अपने संदेश को आप जनसंख्या के एक बड़े भाग तक पहुंचा सकते हैं समाचार पत्र के माध्यम से। समाचार पत्र हिंदी, इंग्लिश और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में छपते हैं। ठीक है, उन उपभोक्ता वस्तुओं के विज्ञापन के लिए जो ये समाचार पत्र होते हैं, ये बहुत सही साधन होते हैं, सही माध्यम होते हैं जो समाज के बड़े समूह द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ों का अगर प्रचार करना है, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, साइकिल, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, शैम्पू, तेल, कुछ भी, मतलब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसके प्रचार के लिए आप जो समाचार पत्र हैं उनका सहारा ले सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, लेकिन बहुत महंगी वस्तुएं, कीमती डिज़ाइन के आभूषण, फर्नीचर, इन सब के क्रेता कम संख्या में होते हैं, इसलिए इनके लिए भी समाचार पत्र का जो माध्यम है वो उचित नहीं माना जाता है। ठीक है ना, अगला है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, आप देखते हो टीवी पे ऐड आते हैं, ठीक है ना, आप देख रहे हो, बीच में ऐड आ जाते हैं टीवी में, ठीक है ना, तो वो जो ऐड होते हैं, जो विज्ञापन होते हैं, उसकी वजह से टेलीविज़न का जो क्योंकि, और वो क्यों देते हैं हम टेलीविज़न पर ऐड जो देते हैं? क्योंकि टेलीविज़न मनोरंजन का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, प्राय 24 घंटे आपके टीवी में कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आते रहते होंगे, आप देखते भी होंगे। ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो विज्ञापन दाता हैं, जो प्रायोजक हैं, वो दिन रात किसी भी समय, ठीक है ना, अपने जो वस्तुएं हैं जिनका कि प्रचार करना चाहते हैं, जिनके बारे में संदेश ग्राहकों को देना चाहते हैं, वो टेलीविज़न पर अपने जो विज्ञापन है वो कर सकते हैं। तो ये विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को ध्यान उसके दर्शकों के अनुसार अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ता का मतलब क्या है? विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ता का मतलब है, जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, ठीक है ना, बच्चे एक विशेष क्षेत्र के हो गए, तो बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां जो बच्चों के कार्यक्रम हैं उनमें अपना एडवर्टाइजमेंट देंगी, ठीक है ना, उनमें विज्ञापन देंगी। तो बच्चों के लिए जैसे बच्चे क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, चॉकलेट लेते हैं, स्कूल बैग का यूज़ कर सकते हैं, च्युइंगम, खिलौने, इन सब के जो विज्ञापन होते हैं वो बच्चों के जो कार्टून होते हैं, आपने देखे होंगे कार्टून नेटवर्क पर ऐसे ऐड आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो जो बच्चों के उत्पाद हैं वो ऐसा नहीं करेंगे कि बड़ों वाले ऐड उसमें देंगे कार्यक्रम में, ठीक है ना, वो आपको सोचना है और आपको ऐड उसी में देना है। तो इस माध्यम का भी जनसाधारण की उपयोगी, टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं के विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टेलीविज़न। तो अब इसमें क्या है, क्योंकि आप टेलीविज़न में एक चीज़ और आपको बतानी रह गई, टेलीविज़न में आप कोई भी चीज़ देखते हो,
ठीक है ना। तो इसमें आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। जैसे समाचार पत्र है, ठीक है, समाचार पत्र में अगर आपको पढ़ना लिखना आएगा तभी आप पढ़ पाओगे विज्ञापन को। टेलीविजन में क्योंकि आप चीज़ों को देखते हो, वो बोल के समझाते हैं आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो ये अनपढ़ लोगों के लिए भी प्रभावी होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक दोष है इसका, जो कि मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, कि जो विज्ञापन होते हैं टेलीविज़न के, वो बहुत महंगे होते हैं, ठीक है ना। बहुत महंगा है टेलीविज़न पर विज्ञापन देना। 10-10, 20-20 सेकंड के स्लॉट के लिए आपको कई लाख रुपए भी देने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अतः विज्ञापन का ये जो माध्यम होता है, ये अक्सर बड़े बड़े व्यवसायी ही यूज़ कर पाते हैं। अगला जो माध्यम है वो है रेडियो। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए रेडियो मनोरंजन का एक आम साधन है, ठीक है ना। आजकल तो खैर हर गांव में और शहर, हर गांव, हर कस्बे में टेलीविज़न पहुंच गए हैं, लेकिन पहले की बात इन्होंने लिख रखी है कि उसका एक अभी भी, हालांकि लोग देखते ही हैं, सुनते हैं, अब तो शहरों में भी सुनने लगे हैं। जब से एफएम आया है, एफएम के कारण इसने अपनी खोई हुई महत्ता को पुनः प्राप्त कर लिया है। कहाँ पे खो गई थी महत्ता इसकी? शहरों में खो गई थी, क्योंकि शहरों में लोग ज़्यादा टीवी देखने लगे थे। अब जब से एफएम आया है, एफएम के कारण इसने अपनी खोई हुई जो इम्पोर्टेंस थी उसको दोबारा से गेन कर लिया है। तो रेडियो में कब ऐड आते हैं? रेडियो में कार्यक्रम के शुरू में और कार्यक्रमों के दौरान विज्ञापन किए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी वही होता है कि आप जो कस्टमर का एक विशेष वर्ग है, उसके हिसाब से अपने, उसके कार्यक्रमों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट का आप ऐड दे सकते हो। जैसे किसानों के कार्यक्रम है, तो किसानों के अगर कार्यक्रम आ रहे हैं तो उसमें आप किसानों से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे कि कीटनाशक हैं या खाद है, इस तरीके के विज्ञापन दे सकते हो, ठीक है ना। तो आपको सोचना होता है जब आप कहीं विज्ञापन देने के लिए किसी कंपनी में, अगर आप मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट वाले मैनेजर बन गए, विज्ञापन के संबंध में मैनेजर बन गए, तो आपको सोचना पड़ेगा चीज़ें कि आपको अपना जो प्रोडक्ट है, किसी का भी प्रोडक्ट आप अगर उसको इंडोर्स करना चाहते हैं, उसका प्रचार करना चाहते हैं, तो आप कौन सा माध्यम चुनें उसका विज्ञापन करने के लिए, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो किसानों के कार्यक्रम, किसी संदेश, जैसे उसमें कीटनाशक दवाइयाँ, खाद और ट्रैक्टर आदि के विज्ञापन होते हैं, ठीक है ना। तो टीवी के अनेक चैनलों के आगमन के कारण, जब से टीवी में बहुत सारे चैनल आने लगे, उसके कारण रेडियो की लोकप्रियता में कमी आई है। परिणाम स्वरूप विज्ञापन के लिए इसके प्रयोग में भी कमी आई है। तो पहले की तुलना में विज्ञापन जो है रेडियो में वो थोड़े कम हो गए। अगला जो साधन है वो है पत्र पत्रिकाएं। आपने पढ़ी होंगी पत्र पत्रिकाएं, मैं भी पढ़ता था, नंदन चंपक, ये सब चीज़ें जो होती हैं। तो ऐसी पत्रिकाएं हो गई, या ग्रह शोभा हो गई, ठीक है ना, ग्रह लक्ष्मी, मतलब बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं। वो जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं अलग अलग वर्गों के लिए होती हैं। बच्चों के लिए अलग पत्रिकाएं आती हैं, महिलाओं के लिए अलग आती हैं, पुरुषों के लिए भी आती हैं, कार के संबंध में भी आती हैं, फर्नीचर के संबंध में भी आती हैं। तो अलग अलग प्रकार की पत्र पत्रिकाएं बाजार में मिलती हैं। ये क्या है? ये विज्ञापन के मुद्रित माध्यम है। मुद्रित मतलब प्रिंटेड, ठीक है ना, प्रिंट मीडियम है। इसका प्रकाशन साप्ताहिक भी हो सकता है, पाक्षिक मतलब 15 दिन में भी एक बार छप सकती हैं, त्रैमासिक भी हो सकता है, 3 महीने में एक बार, अर्धवार्षिक 6 महीने में एक बार, या 1 साल में एक बार, ऐसी भी पत्रिकाएं होती हैं। इनका प्रसारण लेकिन सीमित होता है, क्योंकि इनको कुछ गिने चुने लोग ही खरीदते हैं। अधिकतर पत्र पत्रिकाएं एक विशेष वर्ग के पाठकों को दृष्टि में रखकर ही प्रकाशित होती हैं। जो मैंने आपसे अभी बात की थी कि बच्चों के लिए अलग मैगजीन्स होती हैं, चंपक, नंदन, ये सब जो होती हैं, महिलाओं के लिए गृह शोभा, ठीक है ना, ऐसे आदमियों के लिए मेंस हेल्थ आती है, ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, ऐसी पत्रिकाएं हैं जो आती हैं, ठीक है। इसके बाद है, इसलिए क्या होता है, इसलिए विज्ञापनदाता पत्रिका का चुनाव ग्राहकों को ध्यान में रखकर करते हैं। तो जो विज्ञापनदाता, मैंने आपको पहले बताया था कि विज्ञापनदाता उस पत्रिका का चुनाव करेंगे जो कि उनके प्रोडक्ट के लिए, जो उनके प्रोडक्ट के जो पढ़ने वाले, जो उस पत्रिका को पढ़ने वाले हैं, वो उनके प्रोडक्ट के ग्राहक हो सकते हैं, ठीक है ना। आपको किसको टारगेट करना है? संभावित ग्राहकों को, ठीक है। अगली बात है फिल्में। फिल्में आपने ज़रूर देखी होंगी, ठीक है ना, पिक्चर हॉल पे भी देखी होंगी, टेलीविज़न पे भी देखी होंगी। तो फिल्में भारत में मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए विज्ञापन का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। फिल्में शुरू होने से पहले इंटरवल में विज्ञापन और इंटरवल में विज्ञापन दिखाए जाते हैं। जनसाधारण के प्रयोग की वस्तुएं जैसे सौंदर्य प्रसाधन, दवाइयों, इन सब के विज्ञापन अक्सर आप फिल्मों में देखते हो। हालांकि अब तो बहुत किस्म के आप विज्ञापन देखने लगे हो फिल्मों के बीच में, लेकिन सीमित पहुंच के कारण ये अपेक्षाकृत एक महंगा माध्यम है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोग फिल्में देखने जाते हो, ठीक है।
बाहरी विज्ञापन। अब बाहरी विज्ञापन मैंने आपको पहले बताया था, जो आप पोस्टर देखते हो बाजार में लगे हुए, होर्डिंग देखते हो, ठीक है ना, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं कंपनियों के, होर्डिंग डिजिटल होर्डिंग भी होते हैं आजकल, ठीक है ना, जिसमें कि स्क्रीन होती है जो कि बदलती रहती है, ठीक है, वो भी होते हैं। फिर आप पैम्पलेट, आपको कोई आदमी पकड़ा देता है, आप जा रहे होते हो सड़क से तो आपको पैम्पलेट दे देता है हाथ में, उसमें उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताया गया होता है। तो बस या ट्रेन में यात्रा करते समय दीवारों पर या बिल बोर्डों पर, बस या ट्रेन के अंदर और बाहर आपने अनेक प्रकार के विज्ञापन देखे होंगे। ये बाहरी विज्ञापन के उदाहरण हैं, जिन्हें भवनों की दीवारों पर, सार्वजनिक स्थलों पर और रेलवे स्टेशनों आदि अनेक स्थानों पर बड़े बड़े बोर्डों के रूप में लगाया जाता है। साथ साथ मैंने जैसे बताया आपको डिजिटल टाइप के भी देखे होंगे, तो रात के समय इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन भी आप इन जो जो बाहरी विज्ञापन है उनके माध्यम से कर सकते हो, ठीक है ना। यातायात के साधनों पर भी विज्ञापन जो होते हैं वो बाहरी विज्ञापन कहलाते हैं। आजकल आप देखते हो कि ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं उनके बाहर भी विज्ञापन कंपनियों ने छापने शुरू कर दिए हैं। वो भी क्या है, वो भी बाहरी विज्ञापन का ही एक क्या है, उदाहरण है, ठीक है। कंपनी ग्राहकों को उत्पाद की उपलब्धता और मूल्यों आदि की जानकारी देने के लिए विज्ञापन करती है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि रोशनी वाले बड़े बड़े बोर्डों के निर्माण और सार्वजनिक स्थलों पर उनको लगाने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जो आप देखते होंगे रोशनी के जो बोर्ड बड़े बड़े लगते हैं उनमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है, और साथ साथ जहाँ पर ये प्रदर्शन किया जाता है उसके लिए उनको नगर निगम को या फिर जिन मकानों पर लगा रहे हैं उनके लोगों को वहाँ पर किराया भी देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये खर्चे इसके अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो खर्चे हैं उसके बाद भी टीवी और रेडियो, इन पर जो आप विज्ञापन देते हैं उसकी अपेक्षा जो बाहरी विज्ञापन है उस पर खर्चा कम होता है, उनकी अपेक्षा में ये सस्ता माध्यम है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई विज्ञापन की। अब हम बढ़ रहे हैं विक्रय कला की ओर, ठीक है ना। तो विक्रय कला मतलब बेचने की कला। तो आप अवगति होंगे, आपको पता होंगे चीज़ें, जैसे अगर आप कपड़े लेने की, आप अपने छोटे भाई के लिए या अपने लिए कपड़ा खरीदने गए कपड़े की जो दुकान पर, ठीक है ना, मान लीजिए हो सकता है रेडीमेड कपड़े की दुकान है, हो सकता है जैसे ये मैंने इस फोटो दे रखा है ऐसे कपड़े के थान उसमें रखे हों जहाँ से कि आप कपड़ा लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति आपके सामने आता है, वो होता है सेल्समैन, ठीक है ना। तो वो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है आपको जो अपनी वस्तुएं हैं वो दिखाना, जो आपकी पसंद है उसको जानना, और उसके हिसाब से आपको अपना जो सामान है उसको खरीदने के लिए प्रेरित करना, कि आपको वो अपने सामान की सारी खूबियां बताएगा, उसके बारे में बताएगा कि, और फिर ये भी वो बीच बीच में अनुमान लगाएगा कि आपको पसंद क्या है, ठीक है ना। हो सकता है वो फिर आपको उसको खरीदने के लिए प्रेरित करेगा। तो इस प्रकार से आपकी आवश्यकता की पहचान करके उसे संतुष्ट करने के लिए उपलब्ध उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार करना ही विक्रय कला या व्यक्तिगत विक्रय कहलाता है, ठीक है ना। तो जो विक्रेता होता है, ये जो विक्रेता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पर्सनल सेलिंग कर रहा है, व्यक्तिगत विक्रय कर रहा है। ऐसे ही आप कार के शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ लोग, या तो एक आदमी, ज़्यादा लोग भी आपको मिल जाते हैं जो कि आपको कारों के बारे में बताते हैं कि इस कार की क्या खूबियाँ हैं। तो वो भी क्या होते हैं, सेल्समैन होते हैं, विक्रेता होते हैं, और वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, अपनी विक्रय कला का यूज़ करते हैं आप तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए। तो हमारी आवश्यकता की पहचान करके उसे संतुष्ट करने के लिए उपलब्ध उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार करना ही विक्रय कला या व्यक्तिगत विक्रय कहलाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्याशित ग्राहकों को उत्पाद खरीदने में मदद करना और उस उत्पाद को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं विक्रय कला। अब विक्रय कला होती कैसे है, विक्रय कला के जो स्टेप्स हैं, चरण हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले होता है संभावना तलाशना। तो संभावना तलाशने का मतलब है कि जो विक्रय करता है, जो विक्रेता है को जो अपनी जो वो काम करता है उसके क्षेत्र में जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहा है उससे संबंधित जो ग्राहक हैं उनको पहचानना होता है कि हो सकता है ये हमारे सामान को खरीद ले। उसके बाद ग्राहक के आगमन से पहले की तैयारी की जाती है। मतलब उस तैयारी में क्या होता है, ग्राहक से संबंधित आवश्यक सूचनाएं इकट्ठा की जाती हैं, जैसे कि ये जाना जाता है कि उसके पास कितना पैसा है, कितनी उसकी क्रय क्षमता है, उसकी रुचि क्या है, उसको पसंद क्या चीज़ें हैं, और उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो प्राथमिकता क्या है उसकी, ठीक है ना। तो ये सारी सूचनाएं
एकत्र की जाती हैं, उसके बाद उससे संपर्क किया जाता है, ठीक है ना, ग्राहक से संपर्क करते हैं। फिर जब वो ग्राहक आपके यहाँ आ जाता है तब आप उसको अपना जो सामान है उसकी प्रस्तुति करते हैं और सामान दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। फिर अगर उसके कुछ शंकाएं हैं, उसको हो सकता है कुछ ऑब्जेक्शंस हो, हाँ भाई आपकी जो गाड़ी है आपने दिखाई वो पसंद नहीं आ रही है, मैंने सुना है कि आपकी गाड़ी में ज़्यादा पेट्रोल खाती है, उसकी माइलेज कम है, ऐसी बहुत सारी आपत्तियां उसकी हो सकती हैं। उन आपत्तियों को आपको स्पष्टीकरण या समाधान करना होता है। अगर आप उसको समाधान नहीं करोगे तो वो आपकी वस्तु खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, ठीक है ना। फिर स्टेप आता है विक्रय करना या बिक्री प्रक्रिया को पूरा करना। जब वो संतुष्ट हो जाता है फिर वो कहता है कि ठीक है, वो सामान को खरीदना चाहता है। फिर आती है प्रक्रिया विक्रय करने की, ठीक है ना। हो सकता है इसमें कई सारे कागजी कुछ कार्रवाई होती हो। अगर ऐसा कुछ सामान ले रहे हैं जैसे कार वगैरह या कपड़ा वपड़ा ले रहे हैं तो हो सकता है वो कहे कि जाइए आप हमारे जो दर्जी है उसको नाप दे दीजिए और अपना पैसा चुका दीजिए। इसके पश्चात आती हैं विक्रय पश्चात की सेवाएं। अब विक्रय पश्चात की सेवाएं लागू होती हैं टिकाऊ वस्तुओं के केस में, जैसे रेफ्रिजरेटर है और टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, कार है, ठीक है ना। तो ऐसी वस्तुएं हैं जो कि टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, उनमें आपको जब सामान बिक जाता है उसके पश्चात भी सेवाएं देनी पड़ती हैं। विक्रय बेचने के सामान को बेचने के पश्चात भी सेवाएं दी जाती हैं। तो ये सब चीजें विक्रय कला के चरण में आती हैं, ठीक है ना। इसके 7 चरण होते हैं जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अब बात आती है विक्रय कला के महत्व की। तो विक्रय कला का महत्व या विक्रय कला का लाभ क्या होता है? उत्पादों का उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक का प्रवाह, जो फ्लो होता है, जो उत्पाद होते हैं वो उत्पादक के पास से निकलकर ग्राहक के पास तक जो आते हैं वो विक्रयकर्ता के बिना विक्रयकर्ता के संभव नहीं है। अगर बीच में एक विक्रयकर्ता ना हो तो इन उत्पादों को ग्राहक तक पहुंचाना संभव नहीं है। विक्रयकर्ता विक्रय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्राहक से बातचीत शुरू करके विक्रय को अंजाम देने तक, मतलब जहां आपने बात करनी शुरू की और जहां आपने सामान ग्राहक को बेच दिया, वहां तक विक्रयकर्ता उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। सामान बिकने के बाद हालांकि फिर जो ग्राहक है वो सीधे उत्पादक के साथ जुड़ जाता है। वो उसके हिसाब से जो अगर उसकी वस्तु में कुछ गड़बड़ आती है तो उत्पादक उसको ठीक करवा के देता है, ठीक है ना। वो सेल्समैन का काम नहीं होता है, जो विक्रेता है उसका काम नहीं होता है, उसके लिए अलग सर्विस सेंटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये विक्रय को सुनिश्चित करके, जो विक्रयकर्ता होते हैं वो विक्रय को सुनिश्चित करके ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो विक्रय कला के लाभ, जैसे हमने पढ़ा था कि विज्ञापन के क्या क्या लाभ होते हैं, तो उसी प्रकार से विक्रय कला के लाभ उपभोक्ताओं को भी कुछ लाभ होते हैं, कुछ लाभ व्यवसाय को होते हैं मतलब उत्पादकों को होते हैं, और कुछ लाभ होते हैं समाज को, ठीक है ना। तो कौन कौन से लाभ होते हैं उनकी एक बार बात कर लेते हैं। उपभोक्ताओं को क्या लाभ है? उपभोक्ता का एक मित्र के रूप में और पथ प्रदर्शक की तरह कार्य करता है। कौन? जो विक्रय करता है वो उपभोक्ता के एक दोस्त के रूप में, और उसको गाइड करता है, ठीक है ना। उसको बताता है कि उसको किस प्रकार से इस सामान को लेना चाहिए, इस सामान को यूज कैसे करना है, सारी चीजें, सारी जानकारी उसको देता है। आमने सामने की बातचीत से ग्राहक को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं और मूल्य भुगतान की समानता के अनुरूप वस्तुएं पहचान करने में मदद मिलती है, ठीक है ना। आमने सामने की बातचीत बहुत यूजफुल होती है, उससे कई सारे डाउट जो ग्राहक होता है उसके क्लियर हो जाते हैं। फिर साथ साथ विक्रयकर्ता ग्राहक को उत्पाद के प्रयोग और प्रचालन संबंधी निर्देशों की व्याख्या भी करता है। मैंने आपको बताया कि वो किस प्रकार से उसको बताता है कि आपको कैसे इसको यूज करना है और कैसे इसके अगर कुछ खराबी आती है तो कैसे आप इसको ठीक करवा सकते हैं। ग्राहक को कंपनी और नवीन उत्पाद, जो नया उत्पाद मार्केट में आया है, उसके बारे में जानकारी देकर उसे सस्ते और उत्तम उत्पाद का प्रयोग करने के लिए उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये भी विक्रयकर्ता का एक कार्य है, विक्रयकर्ता का लाभ है जो कि उपभोक्ता को प्राप्त होता है। और बिकने के पश्चात जो विक्रय पश्चात की जो सेवाएं हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, वो भी उपलब्ध करवाता है। उसके लिए बताता है, जानकारी देता है कि कहाँ किस सर्विस सेंटर पर जाकर वो अपना जो प्रोडक्ट है उसकी मरम्मत करा सकता है, उसमें अगर कोई खराबी आई है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता को जो लाभ प्राप्त होते हैं वो हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं व्यवसायी या उत्पादक व्यवसाय को क्या लाभ होता है, ठीक है ना। तो विक्रयकर्ता व्यवसाय को उसकी बिक्री बढ़ाने में मदद करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, उसकी वजह से ही, हमने पहले बात की, वो एक बीच की कड़ी की तरह काम करता है। उसकी वजह से ही जो बिक्री है वो संभव हो पाती है। तो वो क्या काम करता है? वो नए ग्राहकों की पहचान करता है,
उससे किसको लाभ है? व्यवसाय को लाभ है। व्यक्तिगत विक्रय द्वारा उन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, चूंकि विक्रयकर्ता ग्राहक के प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है, सीधे सीधे संपर्क में आता है, आमने सामने की बातचीत करता है, अतः वह जो ग्राहक होता है उसकी आवश्यकता और उसकी प्रायोरिटीज, उसकी प्राथमिकता को भली प्रकार समझता है। उसे पता रहता है कि जो ग्राहक है उसको क्या चाहिए। ठीक है ना, और वो चीज वो व्यवसायी को बताता है, और व्यवसायी उस प्रकार से या तो नया उत्पाद लाता है या फिर उस उत्पाद में चेंजेस करता है, परिवर्तन करता है। उच्च तकनीक वाले उत्पादों के संदर्भ में विक्रयकर्ता की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है ना, आपने देखा होगा, आप कभी मोबाइल अगर खरीदने जाते हैं तो उस केस में आपको कई बार आप सोचते हैं कि इंटरनेट से खरीदने, लेकिन आपको अधिकतर पसंद आता है कि आप जाएं, आपको जो विक्रय करता है, जो जो सेल्समैन है वो बताए अच्छी तरीके से मोबाइल के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में बताए, तब जाके आप उसको खरीदना आप ज़्यादा पसंद करते हैं। कई कई लोगों की ये बात है, भले ही ऑनलाइन पैसा थोड़ा कम में सामान मिल रहा होता है, तब भी वो जो शोरूम है उस पर जाकर मोबाइल खरीदना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाई टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है। ठीक है ना, उच्च तकनीक वाला उत्पाद है। ठीक है, अगला है समाज को लाभ। तो समाज को विक्रय कला की वजह से क्या क्या लाभ होते हैं? विक्रय कला उत्पाद वितरण और उपभोग की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। ठीक है ना, इसके साथ साथ विक्रयकर्ता बाजार संबंधी, उधार संबंधी, सुपुर्दगी संबंधी और भुगतान संबंधी जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। ये बताता है समाज के लोगों को कि किस प्रकार से, कहाँ से वो सामान ले सकते हैं, उधार का क्या है, कितने कितने कब तक वो पैसा चुका सकते हैं। ठीक है ना, उनको कब डिलीवरी दी जाएगी, ये सारी जो जानकारियां हैं, भुगतान के संबंधी जानकारियां हैं, वो सब प्राप्त करने में मदद करता है। वह वस्तु का मांग के साथ, जो वस्तु की मांग है उसके साथ जो वस्तु की सप्लाई है उसको मैच करने में सहायक होता है, क्योंकि वो जानता है कि उपभोक्ता क्या चाहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो विक्रय करता है उसको पता है कि उपभोक्ता क्या चाहता है। ठीक है ना, तो वो बता सकता है, उसी प्रकार से उन वस्तुओं का उत्पादन होगा जिनकी मांग है। ठीक है, जिनकी मांग नहीं है उनका उत्पादन नहीं होगा। तो इस प्रकार से मांग और पूर्ति का मिलान हो जाएगा। ठीक है ना, साथ साथ जो विक्रय करता है वो बिक्री को बढ़ाकर व्यवसाय की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है ना, बहुत लाभ प्राप्त होता है व्यवसायियों को, व्यवसाय को विक्रयकर्ताओं के माध्यम से। ठीक है ना, और इसमें कौन मदद करती है? विक्रय कला मदद करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं तक। हम अगले वीडियो में अब देखेंगे आगे का जो विक्रय कला के बारे में जो चीज़ें बची हुई हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों से फिर वही रहेगा, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके बात कर सकते हैं। साथ में आप मैसेज तो कर ही सकते हैं, मैसेज करने को कोई मना नहीं है। ठीक है ना, और आप हमारे को इंस्टाग्राम आईडी पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ ना कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम आईडी पर हमारी मैसेज कर दीजिए अगर आपको कोई डाउट होता है तो। ठीक है, साथ साथ आपसे एक फिर अनुरोध वही रहेगा लास्ट में कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारी वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।